नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांत महिन्ने परमात्मने दुर्निवारणानीक विरोधध्वंसनोषधि सत्कार जीविता जिया जैनी सिद्धांत पद्धति सम्यक ज्ञानामल ज्योतिर्जननी द्विनयाश्रया अथातः समय व्याख्या संक्षेपेणा विधीयते इंद सदवंदियाणं तिरुमणहिद मधुर विशद वक्काणं अंतातीत गुणाणं नमो जिनाणं जिद भवाणं। यद्यपि स्वामी की स्वाध्याय श्रृंखला में रत्नत्रय धर्म की चर्चा धारावाही रूप से चल रही है और उसमें अपन चारित्र मीमांसा के बिंदु तक आप पहुँचे। बीच में ये युवा शिविर के निमित्त से 3 दिन का व्यवधान हुआ और आज भी अपन चारित्र मीमांसा को आगे बढ़ाने के बजाय 5 दिन तक एक गंभीर विषय द्रव्य गुण पर्याय के बारे में चर्चा करना चाहते हैं। उसका कारण ये है कि 6 तारीख से 10 तारीख तक एक शायद अर्ध यात्रा करके इन लोगों ने कोई एक ग्रुप बनाया है। उसमें युवा और प्रौढ़ सभी विद्वानों को लेकर के 5 दिन तक 13 सत्रों में द्रव्य गुण पर्याय के संबंध में ही अलग अलग पहलुओं से चर्चा होना है। तो हमारे वक्ताओं और श्रोताओं को इस संबंध में गाइडलाइन मिले और उसी लाइन पर वो सोचें, इस भावना से हम लोगों से कुछ लोगों से अनुरोध किया गया है कि अगर आप प्रतिदिन एक प्रवचन द्रव्य गुण पर्याय के विषय में करें तो बहुत अच्छा रहेगा। यद्यपि अन्य पूरी जो श्रृंखलाबद्ध स्वाध्याय चलता है उसमें जब भी प्रसंग बनता है तो इस विषय की काफ़ी चर्चा हो जाती है। गुरुदेव श्री तो प्रायः द्रव्य गुण पर्याय के बारे में विशेषतः पर्याय की स्वतंत्रता और 2 द्रव्यों की स्वतंत्रता इस विषय पर बहुत उल्लसित होकर के अपने भाव व्यक्त करते। लेकिन किसी गाथा में वो बात आ जाए और उसकी चर्चा होना अलग बात है, लेकिन पर्टिकुलर एक विषय लेकर के चर्चा करना अलग बात है। आप इतना समझ लें, स्वाध्याय की 2 शैलियां हैं, एक ग्रंथानुसारी और एक विषयानुसारी। हाँ, यहाँ देवलाली में हमने जो स्वाध्याय किया है लगभग 16 वर्षों से, और उसके पहले छिंदवाड़ा में भी, वो ग्रंथानुसारी पद्धति का है। लेकिन जब कोई विषय रख दिया जाता है कि आप क्रमबद्ध पर्याय पे बोलें, निश्चय व्यवहार पे बोलें, अब नए चक्र को क्या माना जाए? वो तो ग्रंथ ही विषयानुसारी है। जब विषय एक होता है तो ग्रंथ अनेक होते। इसलिए हमने यहाँ चर्चा में प्रवचन पंचास्तिकाय और प्रवचन सार, इन 2 ग्रंथों को आधार बना के चर्चा करने का मन बनाया है। बाकी हमारे राकेश जी ने बहुत गहराई से पीएचडी लिखी है, उसकी हम लोगों के पास पीडीएफ भी आई है और वो
बहुत ही गहराई से उसमें द्रव्यगुण पर्याय विषय की चर्चा है, लेकिन अपना उतना गहराई तक जाने का समय नहीं है, प्रसंग भी नहीं है। ये तो जब वो लोग 13 सत्रों में चर्चा करेंगे तब वो जितना पहुंच पाएंगे तब की बात है। जब ग्रंथ एक होता है तो विषय अनेक हो जाते है ना। अब जैसे अपन मोक्षमा प्रकाशक ही लें, उसमें मंगलाचरण है, जीवों के संसार अवस्था का वर्णन है, दुखों का वर्णन है। 6 ढाला लेवे तो 6 तरह के विषय उसमें हैं। तो ग्रंथ एक और विषय अनेक, और विषय एक तो ग्रंथ अनेक। गुरुदेव के प्रवचन जो 9000 उपलब्ध हैं वो ग्रंथानुसारी ही हैं। उस ग्रंथ में ही कोई प्रसंग आया तो अन्य क्रमबद्ध पर्याय के बारे में, मुनि दशा के बारे में, स्वपर प्रकाशक के बारे में, निश्चय व्यवहार के बारे में जब प्रासंगिक कोई बात आ जाती है तो वे उसका खुलासा करते हैं। लेकिन एक विषय को केंद्र बनाएं और फिर यहाँ वो बात आई है, वहाँ वो बात आई है, वहाँ वो अपेक्षा है, उस विषय के इर्द गिर्द घूमें, ये उनके स्वभाव में नहीं है। अपने को तो इसलिए तो अब डिमांड ऐसी आने लगी। एक बहुत वर्ष पहले की बात है, जब हम जयपुर में ही थे और कुछ गुरुदेव श्री के वियोग के बाद में ऐसी परिस्थितियां बनी कि हमारे ही कुछ साथी ने ये बात कही है, ये थोड़ी जचती नहीं है। उनने तो और कठोर शब्दों का प्रयोग किया था। ऐसे 19 पॉइंट करीब निकाले थे। मेरे सामने वो प्रकरण आया था 19 पॉइंट का, और मैंने शायद जयपुर में ही एक एक पॉइंट का खुलासा भी किया था कि इसका आशय क्या है। दिक्कत यह है कि गुरुदेव की शैली शुद्धने की प्रधानता की, निश्चय की प्रधानता की रही है, क्योंकि उन्होंने सर्वत्र क्रियाकांड और स्वभाव में ही जीवों के परिणाम मस्त हैं ये देखा, और भेद विज्ञान और स्वानुभूति की बात कहीं है ही नहीं। मतलब बिल्कुल सूखा पड़ा था ये मामला। तो बड़ा उपकार उनका हुआ कि उन्होंने भेद विज्ञान, और वो रीझे ही इस बात पे, वो संप्रदाय छोड़ के दिगंबर संप्रदाय में आए ही इसलिए थे कि यहाँ भेद विज्ञान और स्वानुभूति की बात है। तो स्वाभाविक है कि वो सारा जीवन उन्होंने, उनका योग और उपयोग इसमें ही लगा रहा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो प्रमाण प्रधान या आगम प्रधान या व्यवहार ने प्रधान शैली है गुरुदेव के ख्याल में नहीं थी और वो उससे सहमत नहीं थे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रवचनों में यदा कदा जब भी प्रसंग आया तो उन्होंने उसकी भी चर्चा की। लेकिन जिनको प्रमाण प्रधान शैली रुचती है उन्हें शुद्धने प्रधान शैली हजम नहीं हुई। ऐसे राग और ज्ञान के प्रदेश भिन्न हैं, ऐसी कई बातें हैं। दृष्टि प्रधान बात है, दृष्टि के विषय में पर्याय नहीं है। ऐसे ज्ञान पर को जानते ही नहीं है, ज्ञान तो अपने ज्ञाकारों को ही जानता है। इस तरह की जो बातें हैं वे उन लोगों को हजम नहीं हुई, बल्कि कई लोगों ने तो वर्षों वहाँ रह के उनका समागम भी किया। आश्चर्य है, गुरुदेव के पुण्य प्रभाव के कारण वो उस समय मौन रहे होंगे या अंदर अंदर बात चलती होगी, अपने को पता नहीं। लेकिन जैसे ही गुरुदेव पधारे तो ये बातें खुल के आने लगी। ये सन 80 की बात बता रहा हूँ मैं आपको, जब गुरुदेव का वियोग हुआ था। कितने साल हो गए? 40 बरस। तो अपने एक बहुत वरिष्ठ विद्वान को इस बात की चिंता थी कि गुरुदेव के तत्व को बचाना है, सुरक्षित रखना है। तो मैंने उन्हें एक आइडिया दिया, यद्यपि उस पर काम तो लगभग नहीं हो पाया। अब थोड़ा कुछ लोग कर रहे हैं। में इधर इस तरह शकल दिखना चाहिए।
सोमेल, उस समय मैंने लालचंद भाई को ये बताया था, और ये बात वही 80-81 की है कि कोई इसमें मेहनत का काम नहीं है ज़्यादा। गुरुदेव को तत्व को सुरक्षित रखने में बहुत आसान बात है। 5 लाख रुपए का आप इन्वेस्टमेंट करो, खर्चा नहीं, इन्वेस्टमेंट करो, मतलब बैंक में फिक्स डाल दो। तो उस ज़माने में उसका ब्याज मान लो 5,000 रुपये महीना आएगा, और 5,000 रुपये 40 साल पहले बहुत बड़ी चीज़ होती थी। आज भी किसी को अपन अपॉइंट करते हैं तो 15,000 20,000 से शुरुआत करते हैं। तो 5,000 रुपये में एक अच्छा विद्वान आप रखो। मैं तो प्रतीक्षा कर रहा था कि भी मेरे ही से कहेंगे। और वो विद्वान का क्या काम है? कुछ काम नहीं है। डेली गुरुदेव के कम से कम 2 या 3 प्रवचन सुने और उनका चार्ट बनावे, उसमें लिखे प्रवचन नंबर ये, ग्रंथ नंबर ये, इतने मिनट पे क्रमबद्ध पर्याय, इतने मिनट पे सुपर प्रकाशक, इतने मिनट पे ये, ऐसा प्रवचनों का विषयानुसार वो लिस्ट बना दे। और साल में एक किताब निकाले 100 पेज की, बस उस किताब का नाम रखे क्रमबद्ध पर्याय और कांजी स्वामी, या कांजी स्वामी की दृष्टि में या पूज्य गुरुदेव की दृष्टि में क्रमबद्ध पर्याय, पूज्य गुरुदेव की दृष्टि में सुपर प्रकाशक, पूज्य गुरुदेव की दृष्टि में द्रव्य गुण पर्याय, पूज्य गुरुदेव की दृष्टि में सम्यक दर्शन, पूज्य गुरुदेव की दृष्टि में सम्यक चारित्र। अब समझ लो 20 विषयों की किताबें 20 साल में निकाल दे रहे, और अगर अच्छी गति हुई तो एक 2 भी निकल सकती हैं, 2 विद्वान भी काम कर सकते हैं। तो विषय के ऊपर गुरुदेव का विवेचन जो है उन्हीं के प्रवचनों से निकाल के वो आएगा, समाज में फैलेगा, लोगों को पता चल जाएगा कि क्रमबद्ध पर्याय के बारे में गुरुदेव ने इस प्रवचन में ये बोला, इस प्रवचन में ये बोला, यहाँ पुरुषार्थ की प्रधानता की, यहाँ क्रमबद्ध में ही पुरुषार्थ है ये बताया। तो जिनको भ्रम है उनका रहा है, लेकिन जिन बोला तो अगर वो गाथा में आया है 308 से 311 तो आपको मिलेगा, ढूंढने मुश्किल पड़ जाएगा। सुपर प्रकाशक के बारे में आपको ग्रंथ देखना पड़ेगा कि कौन से कलश में, कौन सी गाथा में वो बात आई। उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई, उन्होंने कहा मैं जयपुर जाऊंगा और ये बात करूंगा, लेकिन पता नहीं फिर वो आई गई हो गई। आज फिर बाद में मुझे पता चला कि सुपर प्रकाशक के बारे में गुजराती में कोई पुस्तक ऐसी निकली, और शायद उसी के बाद में हमने ज्ञान गोष्ठी, जो गुरुदेव की प्रश्नोत्तर थे, बहुत तीव्र विकल्प था हमको कि ये ज्ञान गोष्ठी में जो आत्मधर्म में जो प्रश्नोत्तर आते हैं उनको विषयानुसार लिखा जाए। तो सारे आत्मधर्म इकट्ठे किए, और सबसे पहले तो उसमें रिमार्क कर लिया कि ये वाला प्रश्न द्रव्यगुण पर्याय में लेंगे, ये देवशास्त्र गुरु में लेंगे, ये मुनि दशा में लेंगे, ये इसमें। कोई मेहनत का काम नहीं है, दिमाग का काम है बस, मतलब फिजिकल मेहनत कम है इसमें, समझ क्लियर होनी चाहिए। कोई चीज़ 2 जगह जाती है तो 2 जगह ले लेंगे। फिर वो गलती ये हो गई कि हमने उसमें जो रेफरेंस देना चाहिए कि ये कौन से अंक का प्रवचन है, समय धर्म में कौन से महीने के अंक में ये बात आई है, वो नहीं लिखी थी। तो पाटनी जी और डॉक्टर साहब ने कहा इसके बिना तो ये प्रमाणिकता होगी नहीं, इसलिए दोबारा मेहनत करी और वो अंकों की भी लिखी कि जुलाई 1978, अगस्त 1979, ऐसा करके। और फिर वो 12, मेरा उसका भी विचार है कि एक दफ़े अपने यहाँ ज्ञान गोष्ठी का भी स्वाध्याय करें। तो मेरे ख्याल से वो पहला प्रयास था कि प्रवचनों को तो नहीं, लेकिन चर्चा समाधान में जो गुरुदेव के खुलासे, तो सीधे प्रश्न आते थे ना, तो वो एक विषय के प्रवचन 15, 20, 25 स्वानुभूति में, भेद विज्ञान में, आत्मानुभूति में, पुरुषार्थ के मामले में, सब में आ जाए। पढ़ना चाहिए, ज्ञान गोष्ठी बहुत इजी चीज़ है। और अभी तो मैं इस 10वीं गाथा लेता हूँ, फिर देखूंगा अगर ज्ञान गोष्ठी में भी द्रव्यगुण पर्याय वाला होगा तो उसको भी अपन ले सकते हैं। अभी मुझे ख्याल आया ज्ञान गोष्ठी का, नहीं तो मैं वो ही रखता। मैं देखूंगा
कहने का आशय ये है कि फिर स्वपर प्रकाशक के बारे में कोई पुस्तक गुरुदेव की निकली है, और खैर ठीक है, और भी संकलन निकले, लेकिन विषयानुसारी नहीं निकल पाए। एक प्रयास मंगलायतन से अभी चालू किया गया है कि मुनि दशा के बारे में, मुनियों के बहुमान के बारे में गुरुदेव के जो जो उद्गार जिस जिस प्रवचन में हुए सब उसके प्रमाण सहित, संदर्भ सहित दिए जावें और उसका एक बड़ा संकलन निकाला जाए। मेरे ख्याल से उन्हें कई विद्वानों को, कार्यकर्ताओं, स्वाध्यायी मुमुक्षुओं को ये काम सौंपा है कि तुम्हें इस ग्रंथ के इतने नंबर से इतने 10 प्रवचन आपको, 10 प्रवचन आपको, क्यों तेरे को भी मिले क्या? हैं? पार्ला में कर रहे थे, सोमेन से पूछ रहा हूँ मैं तो, क्योंकि ये लोग जुड़े हैं ना बहुत, ये पर्दे के पीछे काम करने वाले लोग हैं। तो द्रव्य गुण पर्याय के बारे में मैं आज दोपहर से ही सोच रहा हूँ कि मान लो बिल्कुल अनजान लोग बैठे हुए हैं सभा में, तो उन्हें शुरुआत कहाँ से की जाए। इसलिए मैंने ये 10वीं गाथा पंचास्तिकाय की निकाली है कि पहले ये बताएं कि ये है, दुनिया में दिखते हैं द्रव्य गुण पर्याय। अनाज दिखता है, फल फ्रूट दिखते हैं, कपड़ा दिखता है, मकान दिखता है, भाई बहन दिखते हैं, माता पिता दिखते हैं, कुर्सी टेबल दिखते हैं, सोना। दार्शनिक शब्द हैं फिलॉसफी के, और जैन सिद्धांत में भी हैं और जैन अध्यात्म में भी हैं। अध्यात्म, सिद्धांत और दर्शन, फिलॉसफी, तीनों में ये चीज़ें आती हैं। और आम जनता को तो रोटी, कपड़ा और मकान यही द्रव्य गुण पर्याय है उसके लिए। तो गुरुदेव तो कभी कभी व्यंग में या कहते भी हैं कि कोई व्यक्ति वहाँ सेठ पहुँचा था जिसे द्रव्य शब्द का अर्थ नहीं मालूम था, और जब उसने स्वाध्याय भवन में देखा कि द्रव्य दृष्टि तेज सम्यक दृष्टि, यहाँ लिखा है जी, हाँ वहाँ सोनगढ़ में इस साइड में लिखा है, यहाँ इस साइड में है, द्रव्य दृष्टि तेज सम्यक दृष्टि। तो यहाँ तो द्रव्य दृष्टि की बात है, यहाँ तो जिनके पास द्रव्य है, सेठिया लोगों का काम है, तो द्रव्य माने पैसे ही समझते हैं। ऐसे ऐसे भी अनजान लोग हैं, उन्हें कैसे समझाया जाए कि ये द्रव्य गुण पर्याय क्या है। थोड़ा बहुत फिजिक्स का जिन्हें ज्ञान है वे पुद्गल के से उन्हें परिचित कराया जा सकता है कि ये मैटर जो है, जो आंखों से दिखता है वो तो पुद्गल ही दिखता है, भले पुद्गल द्रव्य नहीं दिखे। ये तो सब आहार वर्गणा के स्कंद ही दिखते हैं, इंद्रिय गोचर। कार्बन वर्गणा कहाँ दिखती, तेजस वर्गणा कहाँ दिखती है, ये सब कहाँ दिखते हैं। आहार वर्गणा के पुद्गल स्कंद हैं, वो ही दिखाई देते हैं। रोटी, कपड़ा, मकान उसी से ही बनते हैं वो सब। तो उसे भाषा ज्ञान कराना पड़ेगा उदाहरण देकर के। देखो ये कुर्सी है ना, ये एक आकार है। जब कुर्सी बनी नहीं थी फैक्ट्री में, इसकी डाई बनाई होगी, फिर ऐसे सांचे में ढाला होगा, है तो वो डाई में वो मटेरियल भरा होगा। तो ये जो आकार दिख रहा है, जो नया उत्पन्न होता है, उसको पर्याय बोलते हैं। क्योंकि शब्द शास्त्र में पर्याय का अर्थ तो अल्टरनेट भी होता है। जब वो मैं उसकी बात कहता हूँ ना, इमरजेंसी इंदिरा जी ने लगाई थी, वो कड़ी मेहनत, दूरदृष्टि, पक्का इरादा और अनुशासन, ये 4 बोल उसमें बसों में और रेल में सब जगह, सारे देश में लिखे जाते थे। हर जगह कड़ी मेहनत, दूरदृष्टि, पक्का इरादा, अनुशासन। उसको मैं बोलता था कि ये 5वीं गाथा का आधार है। ये 5वीं गाथा किसी ने, इंदिरा गांधी को बता दी। आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, परंपरा, गुरु का प्रसाद, अनुग्रह और स्वानुभूति। अनुशासन माने स्वानुभूति है ना, आत्मानुशासन। लेकिन उसके ऊपर एक स्लोगन और लिखा रहता था, परिश्रम के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ऐसा ये जिनने भी ये समझ लो डेवलप किया हो, लेकिन ये जनता के लिए बहुत अच्छे संदेश थे। तो जब मैं किसी कारणवश महाराष्ट्र में आया होगा, तो वहाँ उसका मराठी अनुवाद मैंने पढ़ा, परिश्रमाची पर्याय नाही।
अब वो पर्याय इधर कहाँ से मिल बैठती है? परिश्रमा क्यों, सही है ना पंकज भाई? परिश्रमाची पर्याय नाही। तो पर्याय का मतलब दूसरा विकल्प, अल्टरनेट, कि ये करें, बस से जाएं या रेल से जाएं, ये पर्याय हो गई। लेकिन यहाँ पर्याय का मतलब प्रति समय बदलने वाली अवस्था। हेडिंग तो है द्रव्य गुण पर्याय, लेकिन पर्याय से गुणों को जानेंगे, गुणों से द्रव्य को जानेंगे। तो द्रव्य और गुण जो है वो सीधे ख्याल में नहीं आते, वो पर्याय के माध्यम से ही जाने जाते। देखो, उत्पत्ति होती है पर्याय की द्रव्य और गुणों से, और ज्ञप्ति होती है द्रव्य और गुणों की पर्याय से, है? तो ये सोने की अंगूठी है, तो अंगूठी अगर नई बनाई है, पहले नहीं थी, तो जो चीज पहले नहीं होती है और अभी है और कल को वो भी नष्ट हो जाएगी, इसे सिद्धांत की भाषा में, जैन दर्शन की भाषा में पर्याय कहते हैं। वो दूसरे जो पर्याय वाले अर्थ हैं वो अलग हैं, उनसे यहाँ मतलब नहीं है। लेकिन वो अंगूठी बनी है तो क्या वो बिना सोने के बन सकती है? और स्वर्ण में भी एक ऐसा गुण होना चाहिए कि वो अपना आकार रख सके, अपना कोई ना कोई शेप होवे, कोई ना कोई आकार होवे। तो अंगूठी से उसका प्रदेशत्व गुण, और प्रदेशत्व गुण अधर में कहाँ से रहेगा? उसके लिए कोई मूल पदार्थ होना चाहिए। तो इस तरह है द्रव्य गुण पर्याय, मैं ही सारा संसार है। ये विश्व जो है, इसकी रचना तो किसी ने की नहीं है, ये तो अनादि निधन है। लेकिन इसमें है क्या, इस दुनिया में है क्या? तो दिखता आकाश भी है, टाइम फैक्टर भी एक फैक्टर है ना? और ये जो दिखता है आंखों से वो मैटर भी है। आकाश दिखता नहीं लेकिन फीलिंग होता है, स्पेस है, टाइम है, उद्गल है, जड़ पदार्थ, और जानने वाला एक ज्ञानमयी तत्व है। चार तो सिद्ध हो ही गए अपने अनुमान ज्ञान से, तर्क से, इंद्रिय प्रत्यक्ष से भी, जिन जिन साधनों से हुए हों। और धर्मास्ती अधर्मास्ती की बात अपन बिल्कुल आगमाश्रित करते। ये बात मैं कई दफे कह चुका हूँ कि धर्मास्ती और अधर्मास्ती का लौकिक जगत में कोई उपयोग या प्रयोग नहीं होता। किसी को पता ही नहीं है धर्मास्ती का है और अधर्मास्ती का है, भी इस दुनिया के संचालन में अपना योगदान रखते। ये तो बिल्कुल सर्वज्ञ भगवान द्वारा कही गई दिव्य ध्वनि में 6 द्रव्यों का वर्णन आया है। तो धर्मास्ती काय और अधर्मास्ती काय की चर्चा वहाँ आती है। कोई इन्हें नहीं माने, मान लो थोड़ी देर के लिए, तो भी जो लोक व्यवहार है उसमें कोई बाधा नहीं हो। हाँ, आकाश और काल, इनके बिना तो एक कदम नहीं रख सकते। है कि यहाँ से बम्बई जाना है तो 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर है, तो वो स्पेस की बात है, 3-4 घंटे लगेंगे, वो टाइम की बात है। तो स्पेस और टाइम तो हमारी लाइफ में बहुत गहराई से बैठे हुए हैं। और लाइफ शब्द क्या है? वो तो जीवन है। किसका? हमारा। तो हम कौन? हाँ, तो जिसमें जीवन होवे वो जीव। जीवत्व शक्ति के कारण ही तो जीवन नाम दिया है ना, जीव नाम दिया है। तो इस तरह से जीव हम स्वयं हैं। इंद्रिय गोचर जो पदार्थ हैं वो मैटर है, वो पुद्गल है, और बाकी आकाश काल इत्यादि हैं। धर्मास्ती अधर्मास्ती आगमाश्रित ज्ञान में आते हैं। तो ये 6 द्रव्य तो हैं, लेकिन द्रव्य कहते किसे? द्रव्य शब्द की परिभाषा क्या है? तो सबसे पहली बात तो यही आती है कि जगत में जो 6 द्रव्य हैं, तो आप जीव की अलग बताओगे, पुद्गल की अलग बताओगे, धर्मास्ती अधर्मास्ती की अलग बताओगे, वो बाद में बताना। पहले ये बताओ द्रव्य किसे कहते हैं। इसलिए प्रवचन सार के गे तत्व प्रज्ञापन में पहले ज्ञान द्रव्य सामान्य अधिकार है ना? अपने कहाँ से चालू होता है? 93 गाथा से 126 गाथा तक द्रव्य सामान्य अधिकार है, और फिर बाद में द्रव्य विशेष अधिकार। तो ये जो विषय रखा गया है
अब मैंने उसके बहुत ज़्यादा, मेरे को तब टाइम मिलता नहीं है, हमारी प्रज्ञा इसमें बहुत इन्वॉल्व है, वो पूरी योजना बना रही है, लोगों से बात करती है, देखती है, सुनती है कि किसको कब रखना, किसकी स्वीकृति लेना, वो सब उसको बनाया है उन्होंने। तो मेरे ख्याल से उसमें द्रव्य सामान्य की ही चर्चा होगी और होनी चाहिए मुख्यतया, समझ में आया ना? क्योंकि इसमें भी शुरू में पंचास्तिकाय की चर्चा प्रारंभ की गाथाओं में आई है और वास्तव में अस्तिकाय की चर्चा है सामान्य रूप से, और उसके बाद में 5 अस्तिकायों में काल का भी नाम है। 7वीं गाथा में वो कहते हैं कि परिवर्तन, वो काल की ही चर्चा है। 8वीं गाथा में सत्ता और द्रव्य के संबंधों के बारे में चर्चा है, और 9वीं गाथा में सत्ता अलग है और द्रव्य अलग है, ऐसा नहीं है, द्रव्य स्वयं सत्य है। लेकिन ये सब बातें तो अभी इस क्रम में तो उस हिसाब से आचार्य देव ने ली हैं, अपन अपना क्रम रखें। तो मेरे हिसाब से 10वीं गाथा सबसे पहले होनी चाहिए कि द्रव्य क्या है। तो देखो मैं गाथा पढ़ता हूँ क्योंकि ग्रंथ अपन ने विराजमान किया है, उसका मंगलाचरण भी किया है, वर्णन तो मुझे उसके जो बिंदु हैं उन पे करना है। आप लोग देख रहे हैं, इसमें पढ़ेंगे। दब्बम संलक्षणीयम उपादव्य ध्रुवत् संयुक्तम गुणपज्यायाशयं वा जं तं वर्णन्ति सवर्णुं द्रव्यं संलक्षणकम् उत्पादव्य ध्रुवत्व संयुक्तम् गुणपर्यायाश्रयं वा यत्तद्भणन्ति सर्वज्ञाः। ये नीचे इसका गुजराती पद्यानुवाद है। अपने पंचाष्टिकाय विधान में तो हमने हिंदी का लिया है, और भाई साहब उत्तम चंद जी ने जिस तरह प्रवचन सार पे काम किया है उसी तरह पंचाष्टिकाय पे भी किया है। पहले उनका तो पंचाष्टिकाय प्रकाशित भी हो चुका है, पर ये शायद प्रवचन सार नहीं निकला है उनकी तरफ से, अब वो अटक ही गया। तो उसमें उन्होंने, जब कोलारस में प्रशिक्षण शिविर था, 20 साल करीब हुए होंगे उसको, 16 साल तो यहीं आए हो गए, उस समय मैं छिंदवाड़ा में था। तब एक बार उन्होंने आदेश दिया था, मुझे पंचाष्टिकाय का पद्यानुवाद चाहिए। कई तो उनके कहने से लघु तत्व स्फोट का, पंचाष्टिकाय का, प्रवचन सार का, ये सारे पद्यानुवाद उत्तम चंद जी के अनुरोध से हुए हैं ये। तो वहाँ कोलारस के शिविर में दोपहर में जब भी मुझे टाइम मिलता था तो मैंने पंचाष्टिकाय का पद्यानुवाद किया। विदिशा के शिविर में नियम सार का पद्यानुवाद किया। अब ये है, जब जहाँ जिस क्षेत्र में जो रचना होने वाली है तो उसको फिर उन्होंने उस अपने संपादित ग्रंथ में, जिसमें दोनों टीकाएं अपन ने यहाँ पढ़ी भी थी शायद, जब पंचाष्टिकाय का प्रवचन करते थे तो उत्तम चंद जी वाला रखते थे। अभी भी बहुत सारी ग्रंथ जो है वो जबलपुर में स्टॉक में रखे हुए हैं, तो वो उसमें ये दिया हुआ है। इसे अब इसमें गुजराती है। 6 सत्व लक्षण जेनु उत्पाद व्यय ध्रुव युक्त जे गुण पर्यायाश्रय जेन तेने द्रव्य सर्वज्ञो कहे। जब मैं यहाँ बैठ के किसी ग्रंथ में से हरिगीत का पढ़ता हूँ तब मुझे ये धुन याद आती। विधान में पढ़ते समय मैं सोचता हूँ कि यार वो वाली धुन कौन सी है, तो वो याद नहीं आती। तो कुछ पंक्तियां में, कुछ गाथाएं ग्रंथों में जो हैं वो इस धुन में भी गाना चाहता हूँ, उस वहाँ भूल जाता हूँ। और ये इसलिए मेरे हृदय में भरी हुई है कि सोनगढ़ में जो ग्रंथों का पाठ होता था समय सार, वो इसी स्टाइल में होता था। हरिगीत बनाए हिम्मत भाई ने, वो इसी स्टाइल में होता था। तो देखो 3 प्रकार से द्रव्य का लक्षण कहा है।
पहला तो है सत द्रव्य का लक्षण है। अब सत पे ही बहुत लंबी चर्चा है ग्रंथों में ये तो बीज है, बीज, इसके बट वृक्ष बहुत विशाल हैं। तो सत लक्षण से तो पहचाना जाता है, लेकिन द्रव्य में एक असत धर्म भी है, लेकिन वो असत लक्षण नहीं। क्या? हाँ, धर्म मन स्वभाव, अपने स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से होना तो है, तब तो उसके बारे में कोई बात होगी। सबसे पहले जैसे मान लीजिए कोई चीज हो ही नहीं, गधे के सींग का कौन सा कलर होता है, आकाश के फूल का कौन सा कलर होता है, एक बांझ स्त्री का बेटा है उसको डॉक्टर बनाना है कि शास्त्री कराना है, ये तो सब पागलपन की बातें हैं ना। लोक में जिसकी सत्ता ही नहीं है, जिसका अस्तित्व ही नहीं है, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं हो सकती। और हम द्रव्य के बारे में चर्चा प्रारंभ करें तो सबसे पहले हमें यही निर्णय पक्का होना चाहिए कि जिसकी सत्ता है दुनिया में, फिर बाद में वो जड़ है कि चेतन है कि हमारी है कि तुम्हारी है कि किसने बनाई है कि अनादि निधन है कि ईश्वर ने बनाई है कि खुदा ने बनाई है, समझ में आया ना। ये पहले दुनिया में है क्या ये तो पता चले। इसलिए द्रव्य का सबसे पहला, ये जीव का लक्षण नहीं। हाँ, जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल, इनके सबके अलग अलग लक्षण विशेष गुण है, वो जुदे हैं। लेकिन कॉमन जो बात है जिसमें द्रव्य का द्रव्यपना ख्याल में आवे, तो सबसे पहली शर्त, एक कंडीशन है कि वो होना चाहिए। ऐसा पूछेंगे दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जिसकी सत्ता नहीं है? क्या बोला? कहेंगे ये तो स्ववचन बाधित न्याय में एक बहुत बड़ा दोष है। वही कि कोई ये कहे कि भाई आज मेरे से आप लोग बात नहीं करना, आज मेरा मौन व्रत है, ऐसी सूचना माइक पे दी जाए कि आज मेरा मौन व्रत है, इसलिए आज मेरे से बात नहीं करना। मैं किसी से बात नहीं करूंगा तो कोई बुरा नहीं मानना, क्योंकि आज मेरा मौन व्रत है। वो कोई बोले भैया अभी चुप रहो, अभी मैं बाद में कल बात करूंगा, आज मेरा मौन व्रत, सबको बता रहा हूँ ना मौन व्रत है ये इसको न्याय ग्रंथ में बोलते हैं स्ववचन बाधित, श्रेष्ठम दृष्टेन बाध्यते, स्ववचन बाधित। तो ऐसी कौन सी चीज है दुनिया में, एक्स वाई जेड कोई भी, कि जो नहीं है? ये कैसे हो सकता है? तो इसलिए है पना वो द्रव्य का पहला लक्षण है। गुरुदेव इसको बड़ी सरल भाषा में द्रव्यनु होवा पणु, इस भाषा में बोलते हैं होवा पणु, होना, और होना नहीं, होना पना, होने का भाव, होने की शक्ति, होने का पावर, होने का गुण, होने का स्वभाव, हाँ वो द्रव्यत्व। द्रव्य का द्रव्यत्व तो ठीक है, लेकिन द्रव्य में अस्तित्व होना चाहिए। तो ये इसलिए देखो 6 सामान्य गुणों में सबसे पहला नंबर जो है वो अस्तित्व का आया। तो अस्तित्व बिल्कुल परफेक्ट शब्द है, जो है तो संस्कृत का, जिसमें त्व प्रत्यय लगा है, तो सत से ही बना है अस्तित्व, अस धातु से ही अस्तित्व बना है, उसका दूसरा रूप सत भी होता है। तो अस्तित्व यानी उसका होना पना, तो पना क्यों लगाया? होना वो भाव है, वो भाव माने हमारे पुण्य पाप भाव जैसा नहीं, उस शक्ति को भी भाव कहते हैं। पावर, शक्ति, गुण, धर्म, स्वभाव, ये सब चीजें उसमें आती। तो एक बढ़िया कॉमन लक्षण तो आचार्य ने, अगर है तो वो द्रव्य ही होगा, और अगर द्रव्य समझ में नहीं आए, दूसरी चीज समझ में आए, तो उसके अंश होंगे, उसके बाल बच्चे होंगे। जैसे कोई कहे कि भाई मिश्री तो है, तो मिठास भी तो है उसमें, तो क्या मिठास भी द्रव्य है? तो देखो हमारे द्रव्य का क्राइटेरिया उसके गुण पर्यायों तक जाता है। जैसे भारत की सीमा कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाती है, ऐसे द्रव्य की सीमा उसके गुण पर्याय तक जाती है, बाहर नहीं निकलती। अथवा और सरल भाषा में बोला जाए तो द्रव्य क्षेत्र काल और भाव में जाती है।
मुझे ये ज़्यादा इजी पड़ता है, क्योंकि जब हम द्रव्यार्थिक न्याय और पर्यायार्थिक न्याय वाला प्रकरण नए चक्र में पढ़ाते हैं तो उसमें द्रव्य क्षेत्र काल भाव से चर्चा करते हैं, तो वो बड़ी आसान रहती कि जो द्रव्य मूल वस्तु तो होना चाहिए, क्योंकि ये इतना लंबा और इतना चौड़ा, क्या इतना लंबा और इतना चौड़ा है, हमारे पास 500 वर्ग फीट का है, क्या है, कमरा है, हॉल है, मकान है, प्लाट है, खेत है, कपड़ा है, समझ में आया? कोई ऐसी चीज तो होना चाहिए जिसमें लंबाई चौड़ाई होवे, तो वो सत्य में क्षेत्र भी शामिल है। बात समझ में आई? ये तो बड़ा अच्छा होगा, अपन तो चाहें तो इसको लंबा भी सकते हैं। द्रव्यगुण पर्याय जब एक बात शुरू हो गई तो वो पूरी होना चाहिए। तो वो 5 दिन तक मुझे सांस नहीं लेने देंगे, सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम 2-2 घंटा 1.5 घंटा उनकी वो मीटिंग गोष्ठी चलने वाली। मैंने कहा मेरा प्रवचन का समय बचा लेना, लेकिन बात समझ में आई कि जो है द्रव्य के बाद क्षेत्र का नंबर क्यों आया, द्रव्य को समझाने के लिए क्षेत्र का नंबर क्यों आया? तो पहले तो सत लक्षण से समझाया, लेकिन सत में 4 चीजें हैं, 4 पिलर, जिसको द्रव्य का स्वचतुष्टय बोलते हैं। तो वो क्षेत्र क्यों जरूरी है? मैं तो बोलता हूँ इंटरनेशनल लॉ जो है ना, उसमें कोई भी, जैसे खालिस्तान के सरकार भी है, खालिस्तान के मालिक भी हैं, वो संस्थापक भी हैं, उनसे कौन खालिस्तान। एक कोई अच्छे कवि थे, अब मैं उनका नाम गुलशेल चतुर्वेदी, कवि सम्मेलनों में बहुत शायद यही नाम है, और उनका सिर बिल्कुल मेरे से भी ज्यादा खालिस्तान था, मेरे तो अगल बगल में कुछ खेती है। एक कविता में उन्होंने बोला कि मैं दावे से कहता हूं कि इस दुनिया में खालिस्तान कहीं बन ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो तो मैंने बना रखा है। वो व्यंग्य में बोला उन्होंने, अच्छी वीर रस की उस टाइप की कविता थी, हास्य वीर रस की, उसमें उन्होंने राजनीति भी जोड़ दी थोड़ी है। तो क्या इसे भारत या कोई भी भारत का दुश्मन देश पाकिस्तान, हम मानते हैं कि खालिस्तान नाम का एक देश है, तो जब तक उसका निश्चित भूभाग न हो, ये पहली शर्त है। अस्तित्व के लिए जगह तो होनी चाहिए, कहाँ है अस्तित्व, समझ में आया? जब तक उसका निश्चित, कुछ कहना है, द्रवति इति द्रव्यम, जो गुण पर्यायों में बहता है, पर्याय में प्रति समय उत्पादव्य रूप से बहता है और गुणों में व्याप्त होकर के बहता है, लिक्विडेशन। द्रव्यत्व गुण इस वस्तु को जग में पलटता है सदा, लेकिन कभी भी द्रव्य तो तजता न लक्षण संपदा। ये है, कल से मैं उसका गीत चलाऊंगा यहाँ पे, हाँ गुलाब चंद जी वाला, आज मैं भूल गया, मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग भी है और शायद PDF में भी है, रिकॉर्डिंग में भी है, मैं ढूंढ के दूंगा। इतने सारे हो जाते हैं कि ढूंढना बड़ा मुश्किल पड़ता है? तो पहली शर्त है, किसी भी देश के अस्तित्व को स्वीकार कब करेंगे? जब वो बताए तो हमारे पास कितनी जगह है, हमारी सीमाएं क्या है। अगर सीमा ही नहीं है, स्पेस नहीं है, तो बातों ही बातों में है बस। और अकेला इतना नहीं, वहां एक जनता रहती हो, उसके नागरिक हो गए, समझ, सिटीजन्स होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए, और उन नागरिकों की लाइफ स्टाइल के लिए एक सुनिश्चित संविधान होना चाहिए। जैसे भारत में संविधान बनाने की क्या जरूरत पड़ी थी? इसलिए तो पड़ी कि इस देश को चलाएंगे तो किस तरीके से चलाएंगे। तो ऐसे ये लौकिक विश्व में भी यही है। इसी तरह से द्रव्य में क्षेत्र होना चाहिए, स्पेस, भले एक प्रदेशी हो गए, परमाणु एक प्रदेशी है, लेकिन पूरा परफेक्ट सत लक्षण द्रव्य है, उसमें द्रव्य क्षेत्र काल भाव चारों चीजें। वो जो मैंने द्रवती लिक्विड बताया, वो तो गुण पर्यायों की सापेक्षता से बताया। यहाँ जो द्रव्य है वो तो मूल पदार्थ है कि जिसका स्वयं का कोई स्पेस है, और है तो फिर कब से है, कब तक रहेगा। तो
उसका काल फैक्टर है, इसलिए क्षेत्र के बाद आया काल नंबर। और फिर बाद में है तो कैसा है, क्या खूबियां हैं, क्या शक्तियां हैं, क्या गुण धर्म हैं, उसे कैसे पहचाना जाए, तो भाव शब्द है। अब विचित्र बात यह कि जो सत जो है ना, ये जब गुण की अपेक्षा ले, सत शब्द में कितनी चीजें लागू होती है, गुण की अपेक्षा ले तो ये सत्ता नाम का गुण उसमें है, अस्तित्व गुण है ना, अस्तित्व को गुण बोला ना। और इसी को धर्म में ले लेते, क्योंकि ये धर्म मतलब वो रत्नत्रय धर्म वाला या वितराग धर्म वाला धर्म नहीं, धर्म माने वस्तु का स्वभाव। तो इसी को धर्म में लेंगे तो धर्म होता है सापेक्ष। तो सत है तो किस व्यू से सत है, तो अपने स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव में वस्तु का अस्तित्व सदा रहता है, परद्रव्य क्षेत्र काल भाव में नहीं रहता। तो परद्रव्य क्षेत्र काल भाव के व्यू से देखा जाए, उस एंगल से, तो असत है। तो जैसे सत्ता द्रव्य का स्वभाव है, वैसे असत्ता भी द्रव्य का स्वभाव है। सत द्रव्य लक्षणम तो है, लेकिन असत द्रव्य लक्षणम नहीं कहा, तो भी असत पना उसमें मौजूद है। आत्मा चैतन्य स्वरूप में है और जड़ रूप से नहीं है। तो जड़ रूप से नहीं होना ये उसकी असत्ता है, और चैतन्य रूप से होना ये उसकी सत्ता है। ये स्वभाव से है, प्रभाव से नहीं। अपने असंख्यात प्रदेशों में है और शरीर के प्रदेशों में नहीं है, ये उसकी असत्ता हुई, और अपने असंख्यात प्रदेशों में है, ये उसकी सत्ता हुई। उसका स्वयं का अनादि अनंत टाइम फैक्टर जो है उसका स्वयं का है, और शरीर आदि का टाइम फैक्टर उसमें नहीं है। उनका काल उनके पास जैसे 24 घंटे हैं, तो क्या हर एक को एक एक सेकंड है क्या हर एक के पास? तो सारी जनता में 24 घंटे बांटे जाएं तो क्या होगा हिसाब किताब? हर एक बांटने की जरूरत नहीं है। हमारे पास हमारे 24 घंटे हैं, तुम्हारे पास तुम्हारे 24 घंटे हैं। इसलिए लोग जो कोई काम के लिए बोले टाइम नहीं है, टाइम नहीं मिलता, इसका मतलब है आपके पास उसकी प्रायोरिटी नहीं, आप उसे करना नहीं चाहते हैं, आपके पास उसकी प्रायोरिटी नहीं है। नहीं तो 24 घंटे तो सबके पास पूजा करने का टाइम नहीं है। क्यों? 24 घंटे में आपके पास 22 घंटे हैं क्या? 2 घंटे किसी दूसरे ने ले लिए हैं। आप कैसे उसको इन्वेस्ट करते हो, उसका निवेश कैसे करते हो, वो जुदी बात है। तो कितनी बातें हुई। सत्ता वो गुण भी है, सत्य वो धर्म भी है, समझ में आया? और वस्तु का गुण धर्म है तो वस्तु का स्वभाव है। तो द्रव्य सत्ता लक्षण वाला है। इसके लिए समंतभद्र आचार्य का वो सूत्र बहुत बढ़िया है, सदैव सर्वम को नेच्छेद स्वरूप आदि चतुष्टया। स्वरूप चतुष्टय से देखा जाए तो प्रत्येक पदार्थ अपने अपने स्वरूप में है। देखो स्वभाव और स्वरूप में ये अंतर भी है। स्वभाव में अकेला गुण धर्म आते हैं और स्वरूप में चारों आते हैं, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, इन सबको मिला के स्वरूप बोलते हैं। सदैव सर्वम को नेच्छेद स्वरूप आदि चतुष्टयात्, यानी स्वरूप चतुष्टय से पदार्थ सतरूप ही है ऐसा कौन नहीं मानेगा, को न इच्छेत, किसमें हिम्मत है मना करने की। असदेव विपर्यासात, और परद्रव्य क्षेत्र काल भाव से देखा जाए तो असदेव असत ही है। असदेव विपर्यासात को न चेत न व्यवतिष्ठति। यदि ऐसा नहीं माने तो वस्तु की कोई व्यवस्था, सोना सोना रूप भी है, सोना कपड़ा रूप भी है, सोना गेहूं रूप भी है, सोना आइसक्रीम रूप भी है। ऐसा होता है क्या? गोल्ड को गोल्ड रूप में देखेंगे और तांबे के रूप में नहीं देखेंगे। ऐसा अस्ति नास्ति स्वरूप अनेकांत स्वरूप से जैन दर्शन में पदार्थों का स्वरूप स्पष्ट किया गया है। थोड़ी चर्चा अपन ने सत्ता के बारे में आज की, वो द्रव्य से भिन्न है कि अभिन्न है, ये थोड़ी डिटेल बात है। कल अपन उत्पाद व द्रव्य की बात करेंगे, गुण पर्यायों की बात करेंगे, क्योंकि बिना द्रव्य के लक्षण को जाने बिना, उसके स्वरूप को जाने बिना
फिर और बाकी की चर्चा करने का कोई मतलब नहीं। शुरुआत हो गई, बाकी चर्चा कर लेंगे, 5 दिन में जितनी होगी हो जाएगी, बाकी वो लोग करेंगे। अभी यही विराम लेते हैं। कल ऐसे करेंगे। मिथ्यातम नाश रे को ज्ञान के प्रकाश रे को, आपा पर भास रे को भानुसी बखानी है। अनुभवता